खुद गोरेगांव के इलाके से हैं। आपने खुद पात्रा चौल में जो गरीबों के साथ धोखाधड़ी की गई है उसका जिक्र किया। आपने खुद प्रवीण राउत का और वधावन ब्रदर्स का नाम लिया जो HDIL वाले थे, और आपने कहा इनकी भूमिका थी जेल में है। प्रवीण राउत का बैंक ट्रांजैक्शंस है, न सिर्फ संजय राउत के साथ, उनकी पत्नी वर्षा राउत के साथ। आपको अभी भी बोलने में हिचक हो रही है कि इस मामले में मतलब दाल ही काली दिखाई दे रही है? सिर्फ पॉलिटिक्स की ही मजबूरी होगी ना सर, वरना हमने भी मुंबई में आपका काम देखा हुआ है मिस्टर संजय निरुपम। आप ऐसे व्यक्ति थे जो खुलकर ऐसे मुद्दों पर बोलते थे, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों की वजह से नहीं। सर, बैंक ट्रांजैक्शन कोई कैसे एक्सप्लेन करेगा? प्रवीण राउत और संजय राउत, एक सांसद का बैंक ट्रांजैक्शन क्यों है? वर्षा राउत उनकी पत्नी का क्यों है? ऐसा है, मेरी कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है जहां तक संजय राउत का विषय का मामला है। पत्राचाल रीडेवलपमेंट के नाम पर एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो मराठी परिवार रहते थे वहां पे, उनको किराए के रूम में रखा गया, किराए के घरों में रखा गया और महाडा से परमिशन लेकर रीडेवलप का प्लान किया गया। रीडेवलपमेंट करते समय सरकार ने जो उनको FSI थी वो एक्स्ट्रा FSI मार्केट में बेच दिया गया, और उसका एक बड़ा प्रोसीड प्रवीण राउत लेकर के निकलते हैं 100 करोड़ के आसपास। अब ये प्रवीण राउत और संजय राउत के बीच एक ट्रांजैक्शन है। वो ट्रांजैक्शन क्या है? उस ट्रांजैक्शन में उस पत्राचार घोटाले का पैसा भी शामिल है या नहीं है, ये ईडी को साबित करना होगा। और जब तक ईडी छानबीन करके साबित नहीं कर देती है, तब तक मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में कोई एक राय बनाकर या कंक्लूजन तैयार करके बोलने का कोई हक नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि उस केस के मेरिट पे मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन पत्राचाल के रहवासियों, जो निवासी हैं, जो रेसिडेंट्स हैं, उनके ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ। उस अत्याचार में संजय राउत किस हद तक शामिल है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं विश्वास है। संजय राउत मेरा बहुत पुराना दोस्त रहा है, संजय राउत इस घोटाले में शामिल होगा, मेरा ऐसा नहीं मानना है। लेकिन राकेश वधावन और प्रवीण राउत शामिल है, दोनों इस समय जेल में हैं और दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए। और ऐसे तमाम घोटालेबाजों के खिलाफ ईडी जितना कार्रवाई करना चाहे करे, हम ईडी के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन राजनीतिक एक जो स्पर्धा है या प्रतिद्वंदिता है या फिर राजनीतिक एक जो लड़ाई है, उस लड़ाई में ईडी का दुरुपयोग हो, ईडी का बेजा इस्तेमाल हो, मुझे लगता है इस पर हमको ऐतराज होना चाहिए, सबको ऐतराज होना चाहिए, क्योंकि आज आप सत्ता में है, कल कोई और सत्ता में हो सकता है। ठीक है, सुधांशु जी रुक जाइए, एक साथ जवाब दीजिएगा। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी के पास मैं एक बार भी नहीं जा पाई हूँ, एनसीपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजमोहन जी, वही सवाल जो मैंने संजय जी से पूछा था, आपसे भी पूछ रही हूँ। अब देखिए, कहीं पर कोई जांच हो, कहीं पर कोई जांच हो, केंद्र जांच की एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ममता बनर्जी लगातार ये बात कहती थी, और देखिए फिर गुलाबी नोटों की गड्डियां सोशल मीडिया पर ऐसी चली कि उन्होंने भी अपने मंत्री को हटा दिया। फिर जांच क्यों ना हो? संजय राउत नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं सेटिस्फैक्टरीली कि आखिर ये ट्रांजैक्शंस क्यों हुई हैं उनके परिवार और प्रवीण राउत के बीच में, तभी तो जांच हो रही है। वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, वो जवाब नहीं दे पा रहे। 55 लाख क्यों दिए, क्यों फिर ईडी की जांच के बाद वापस किए, क्यों उनको 29.5 लाख पर 37 लाख से ज्यादा का रिटर्न मिल गया 1 महीने के अंदर। उनकी पत्नी ने 5,000 इन्वेस्ट किया, उनको 17-19 लाख मिल गया। नहीं एक्सप्लेन हो पा रहा ये पैसे का ट्रांजैक्शन प्रवीण राउत और संजय राउत के परिवार के बीच। अंजना जी, अभी हमारे देश की CJI ने कहा था कि कंगारू कोर्ट लगने लगी आजकल मीडिया में। मैं उस कंगारू कोर्ट से अलग हटके बात कहना चाहता हूँ। देखिए कि अभी ये जो संजय राउत जी का जो मामला है, ये अब राजनीतिक और प्रशासनिक मामले से बाहर निकल के न्यायालय में पहुंच चुका है, क्योंकि अब उनको जमानत 4 दिन की उनको हिरासत में लिया गया है, और उसके बाद अब कोर्ट को तय करना है कि उनको बाहर छोड़ दिया या नहीं छोड़ दिया। मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। मैं एक्चुअली दूसरी बात कहना चाहता हूँ। हम इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, ये बात बिल्कुल हर भारतीय के दिल में होना चाहिए और हर उस राजनेता के दिल में होना चाहिए जो राजनीति कर रहा है। मैं इसी मुद्दे पे बात कहना चाहता हूँ कि अभी भारत में हम सब लोगों ने देखा, बहुत खुल के देखा कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया। पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को, एक व्यक्ति को उन्होंने नहीं रखा। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी कैबिनेट से 11 मंत्रियों को बाहर किया। क्या ये करप्ट लोग थे? क्या ये बेईमान नहीं थे? अगर ये अच्छा काम कर रहे थे तो आदरणीय मोदी जी को इन्हें क्यों निकालना पड़ा? ईडी इनके बारे में क्या कर रहा है? और देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं, ना मैं खाऊंगा ना किसको खाने दूंगा। हम उनसे मांग करते हैं कि आप जिन मंत्रियों को उन्होंने निकाला है, उनकी फाइलों को सार्वजनिक रूप से जनता के हवाले करें। हम उसको देखेंगे कि उन्होंने क्या करप्शन किया है। आपका आरोप लगाना बहुत आसान है, आप किसी पे भी आरोप लगा सकते हैं। ये बिल्कुल अंजना जी, इस जंग की स्थिति है शेर और मेमने वाली।
एक शेर को जब मेमना खाना था तो उसने कहा तुम मेरे को जूठा पानी पिला रहे हो। उसने कहा साहब हजूर आप ऊपर हो मैं नीचे हूं, भले क्यों में मुझसे जवान लड़ाता है। तो अभी ईडी की जो भूमिका है वो उसी प्रकार की है। जब मैं आरोप लगाता हूं कि ईडी पक्षपात कर रहा है तो मैं उसका आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं। ईडी के उत्तर प्रदेश के जो ज्वाइंट डायरेक्टर थे आदरणीय राजेश्वर सिंह जी, वो 11 बजे इस्तीफा देते हैं ईडी से। वो 11:05 पर भारतीय जनता पार्टी उनको विधानसभा लखनऊ की सरोजनी नगर से टिकट दे देती है। आज वो विधानसभा में बैठे हुए विधायक बन के पीछे प्रश्न ये उठता है कि उनके कार्यकाल में जितने उन्होंने काम किए उसको क्यों ना हम ये कहें कि उन्होंने पक्षपातपूर्ण तरीके से किए। और अभी ये हम कैसे मान लें कि ईडी में जो आज बैठे हुए लोग हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप नहीं ले रखी है।